हेलो फ्रेंड्स, ई कक्षा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। मैं सतवीर यादव आप सभी के बीच कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप सभी अच्छे से होंगे, दुरुस्त होंगे, घर पे होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। तो जुड़ जाइएगा फटाफट से आज के इस प्यारे से सेशन के साथ में। आप सभी का इस क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत। ओके, जो दोस्त लोग जुड़ चुके हैं उन सभी दोस्तों से मैं आग्रह करूंगा कि क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी दोस्तों तक ये क्लास का अनुभव पहुंचे और वो भी फटाफट से क्लास से जुड़े। चलिए दोस्तों, तो जुड़िए फटाफट से। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। बिल्कुल, जो भी दोस्त लोग अभी तक स्क्रीन पे आ चुके हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आप सभी के बीच में, वो सेकंड बुक का पहला चैप्टर हम आपसे डिस्कस करेंगे। रिवीजन विद क्वेश्चंस की इस कक्षा में आपसे बात करेंगे उस चैप्टर्स के बारे में। आई होप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करके आए होंगे ऑलरेडी, काफ़ी अच्छे से, क्योंकि जब आपकी क्लासेज चली हैं, क्लासेज में आपको ढेर सारी बातें बताई गई हैं। अभी हम बात करेंगे रिवीजन विद क्वेश्चंस की इस क्लास के अंदर। सबसे पहला चैप्टर लेके आए हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां हैं, इनका निवारण कैसे हुआ, इन सभी से रिलेटेड जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस का संग्रह आपके बीच में है। तो आर यू रेडी दोस्तों? तो शुरुआत की जाती है आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम सबसे पहले प्रश्न पे। और सबसे जो पहला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों आप सभी के बीच में, सबसे पहला जो प्रश्न है स्क्रीन पे आप सभी के बीच में आ चुका है। प्रश्न है हमारा, सबसे पहला प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न है। फटाफट से प्रश्न को पढ़िएगा सभी दोस्त लोग और सही आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? प्रश्न बड़ा ही प्यारा और सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, ये हमारा प्रश्न है। और स्वतंत्र भारत के अंदर ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कौन थे दोस्तों? बता दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, देखिए एक अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने, एक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। आगे चलकर के यहाँ पर लोकतांत्रिक जो देश बनेगा उसके भी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने तीनों पदों को सुशोभित किया है, तीनों मोड में प्रधानमंत्री बने हैं? और बिल्कुल सही आंसर आप सभी दोस्त लोग दे पा रहे हैं। बड़ा ही प्यारा आंसर आप सभी दोस्तों का निकल के आ रहा है यहाँ पे। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा दोस्तों, और वो सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बता दिए दोस्तों, अंतरिम सरकार के भी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में साल 1947 से पंडित जवाहरलाल नेहरू साल 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो 1947 से 1964 तक, यानी कि भारतीय इतिहास का अब तक के सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री का जो रिकॉर्ड है दोस्तों, वो रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पूछ रहा है हमसे, तो सर्वाधिक कार्यकाल के प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, ठीक है। देन दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछे दोस्तों, प्रथम उपराष्ट्रपति, तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, ये प्रथम उपराष्ट्रपति बने हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जबकि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति अगर हमसे पूछे दोस्तों, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आई होप ये सभी बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न कहता है कि सीमांत गांधी के नाम से निम्नलिखित में से कौन नेता प्रसिद्ध हैं? बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। 4 ऑप्शन आपके बीच में है। पहला ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे ऑप्शन पे है, तीसरे ऑप्शन पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, चौथे ऑप्शन पर पॉटी श्री रामुलु जी हैं। क्या होगा दोस्तों ये बता दीजिएगा। सीमांत गांधी के नाम से निम्नलिखित में से कौन नेता प्रसिद्ध है दोस्तों, ये हमसे जानना चाह रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दे दीजिएगा
तो सही जवाब है दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो हैं महात्मा गांधी जी के बहुत ही निकट रहे हुए व्यक्ति हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है। वैसे इनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों, और साथ ही इन्हें सिर्फ और सिर्फ सीमांत गांधी के नाम से नहीं बल्कि इनको बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। इनको बच्चा खान भी कह सकते हैं आप, बच्चा खान के नाम से जानते हैं, या फिर इन्हीं को हम बादशाह खान भी कह सकते हैं। बच्चा खान या बादशाह खान भी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने साल 1930 के अंदर, याद रखिएगा, एक संगठन की स्थापना की थी दोस्तों, और इस संगठन का नाम था खुदाई खुदाई खिदमतगार। तो इन्होंने ये संगठन बनाया था दोस्तों, खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है, या सुर्ख पोश के नाम से भी जाना जाता है ना। सुर्ख पोश भी कहते हैं, सुर्ख पोश, खुदाई खिदमतगार भी कह सकते हो, सुर्ख पोश के नाम से भी इस संगठन को जाना जाता है। तो ये एक संगठन बनाया था इन्होंने, तो ये इनके द्वारा बनाया गया संगठन है। जबकि ये इनके और दो उपनाम है दोस्तों, उपनाम है बच्चा खान, बादशाह खान, और साथ में सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही अच्छा आंसर आप सभी दोस्तों ने इस प्रश्न का दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलते हैं आपको। अगला प्रश्न स्क्रीन पे हमारे बीच में है। प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी शहीद हुए। ये हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी कब शहीद हुए थे, ये आपको बताना है। 30 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1955 या 2 अक्टूबर 1962। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों, ये आपको बताना है। बता दीजिएगा यहाँ पे महात्मा गांधी जी शहीद कब हो रहे हैं। महात्मा गांधी जी शहीद कब हुए थे, ये हमसे जानना चाह रहा है दोस्तों। तो महात्मा गांधी जी जो शहीद हुए हैं, तो महात्मा गांधी जी शहीद हुए, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप सभी दोस्त लोग दे रहे हैं। 30 जनवरी 1948 की बात थी दोस्तों। प्रार्थना सभा का समय था। प्रार्थना सभा के लिए पहुंचे थे, शाम का 5:17 का समय था दोस्तों। 5:17 का समय है। प्रार्थना सभा की बात थी, बिरला भवन की बात थी, बिरला भवन। और नई दिल्ली की ये कहानी है दोस्तों, नई दिल्ली की बात थी। और आजाद भारत के बाद में 30 जनवरी की तारीख को प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने लगातार 3 गोलियां इनके सीने पर चला डाली और इनकी क्या हुई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। तो महात्मा गांधी जी शहीद हुए थे 30 जनवरी 1948 को। क्लियर है, जिसे शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 30 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं हम 30 जनवरी को। तो क्लियर है, तो महात्मा गांधी जी शहीद हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि भारत स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पे प्रश्न बड़ा ही सिंपल और आसान सा है, लेकिन अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेट भी दिख रहा है कि भारत स्वतंत्र हुआ। अक्सर इस प्रश्न का जवाब हम देते हैं 15 अगस्त 1947, लेकिन आज अब बताइएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। भारत स्वतंत्र हुआ था। ए ऑप्शन 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, बी ऑप्शन 13-14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, सी ऑप्शन 15 अगस्त 1958 में, या डी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। यानी कि 15 अगस्त 1947 का हमने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, है ना। हाँ जी, तो अब इस प्रश्न का सही आंसर, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर, काफी दोस्त लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर पे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि। याद रखिएगा 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जो जवाहरलाल नेहरू जी है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के विशेष सत्र का संबोधन किया गया था। संविधान सभा के विशेष सत्र का
संबोधन किया गया था दोस्तों, विशेष सत्र का संबोधन। और विशेष सत्र का संबोधन करते हुए पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं, इनके द्वारा एक भाषण दिया गया, और इस भाषण का नाम था दोस्तों, भाषण जो दिया गया था, ये भाषण था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, या फिर इसे हम कह सकते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित जो भेंट है, इस नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम नियति से साक्षात्कार भी कह सकते हैं, नियति से साक्षात्कार। तो नियति से साक्षात्कार कह दीजिए, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये भाषण था दोस्तों। और इस भाषण के साथ, ये भाषण दिया गया था 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। ठीक है, तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत क्या हुआ था, इस भाषण के साथ आजाद हुआ था। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि भारत की आजादी के पश्चात, देश के जो समक्ष प्रस्तुत चुनौती क्या थी दोस्तों? क्या चुनौती हमारे बीच में आई थी जैसे हम आजाद हुए? आजाद होने के बाद 4 ऑप्शन है, लोकतंत्र को कायम रखने की, राष्ट्र के निर्माण की, सामाजिक विकास की, या औद्योगिक विकास की। तो आजादी मिलने के बाद सबसे जो पहली चुनौती है वो क्या थी? ये हमारी सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी? देखिए, हम लोकतंत्र को अपनाएंगे, अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाएंगे, तानाशाही व्यवस्था में जाएंगे, राजतंत्र में जाएंगे, ये मुद्दा तो बाद का था। पहले सबसे जरूरी था कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम लोकतंत्र को कायम करें, सामाजिक विकास होगा कि नहीं होगा, औद्योगिक विकास होगा कि नहीं होगा, तो ये सब बिंदु तो हमारे हो ही नहीं सकते ना। यहाँ पे ए ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहली जो चुनौती थी हमारे बीच में वो थी राष्ट्र निर्माण की, कि जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए, कौन सी व्यवस्थाएं लाई जाए, किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास किया जाए, राज्य क्षेत्र में कौन कौन से नियमाचार लाए जाए। इन सभी की जो चुनौती है दोस्तों, ये सबसे प्राथमिक चुनौती थी, प्रमुख चुनौती हमारी रही थी। तो आई होप इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को मिल चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? कुल रजवाड़े पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो 520 है, 565 है, 590 या 600? क्या होगा सही आंसर, ये आपको बताना है दोस्तों। तो भारत पाक विभाजन के समय भारत में कुल जो रजवाड़े थे दोस्तों, उनकी संख्या थी 565 रजवाड़े थे दोस्तों। और इन 565 रजवाड़ों का एकीकरण किया गया था, याद रखिएगा, 565 रजवाड़ों का एकीकरण किया गया था, जिनमें से एकीकरण करने वाले विद्वान हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं हम। सरदार पटेल, जिन्हें भारत का क्या बोला जाता है दोस्तों? बिस्मार्क कहते हैं हम। ठीक है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी प्रतिभा बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो एकीकरण किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। और एकीकरण जब किया तो दोस्तों यहां पर 562 रियासतों का एकीकरण हो गया था, है ना। 562 जो रियासतें हैं, इन 562 रियासतों का एकीकरण यहाँ पे हो गया था। 3 रियासतें जो हैं दोस्तों, 3 रियासतों के एकीकरण में गंभीर समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली थी दोस्तों। 3 रियासतों के एकीकरण में समस्याएं आई थी, और 3 रियासतें जो थी मूल रूप से जम्मू कश्मीर, है ना, हैदराबाद, जूनागढ़, एक मणिपुर की रियासत थी जहां भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लाना पड़ा था, J&K में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया था। तो इस तरीके से रियासतों का एकीकरण किया और 565 रियासतों का विलय भारत में हुआ और ये राष्ट्र का निर्माण हुआ था दोस्तों। क्लियर है? तो इस चीज को जरूर आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, सभी दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पे ले चलता हूं आप सभी को। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग,
याद रखिएगा दोस्तों, राज्य जो पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना 52, 1953, 1955 या 1956, क्या होगा सही आंसर, ये आपको बताना है। फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग, ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? साल 1952, 1953, 1955 या 1956 में, क्या है सही आंसर? तो बिल्कुल बिल्कुल सही 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 कमेंट्स आप कर रहे हैं, सही जवाब आपका जा रहा है। राज्य पुनर्गठन जो आयोग है दोस्तों, इस राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है दोस्तों, ये 22 दिसंबर की बात थी, 22 दिसंबर साल 1953 में। 22 दिसंबर 1953 को स्थापना हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो दोस्तों, यह एक त्रिसदस्यीय मिशन था, ठीक है, एक त्रिसदस्यीय मिशन रहा था, 3 सदस्यों का मिशन था, जिसमें एक अध्यक्ष है यहाँ पे, और जो अध्यक्ष थे दोस्तों उनका नाम था फजल अली, फजल अली। इसके अलावा 2 सदस्य यहाँ पे आते हैं, सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू। सदस्यों की बात करें दोस्तों तो सदस्यों में एक नाम आता है हृदयनाथ कुंजरू, और एक नाम आता है दोस्तों के एम पणिकर, के एम पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। इस प्रकार से यहाँ पर ये सदस्य रहे थे। 22 दिसंबर 1953 को इस राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या कर दी गई थी? स्थापना हो गई थी दोस्तों। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1953 में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि दिसंबर 1952 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था, ठीक है। दिसंबर 1952 में घोषणा की गई थी कि भाषाई आधार पर हम एक राज्य बना रहे हैं, और ये जो राज्य था दोस्तों आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न आप सभी के बीच में है, प्रश्न का सही जवाब भी आप सभी को आता है, बिल्कुल यहाँ पे आना भी चाहिए। वो राज्य था दोस्तों आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। 1 अक्टूबर 1953 को ये राज्य बन चुका था दोस्तों, जिसकी बनने की घोषणा की गई थी दिसंबर 1952 में। याद होगा यहाँ पे गांधीवादी विचारक थे, गांधीवादी विचारक जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु साहब, जिन्होंने यहाँ पर भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग उठाई थी, जिसके आधार पर यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे, मृत्यु हुई और आंदोलन हिंसक गतिविधियों में गया। तो दिसंबर 1952 में भारतीय सरकार को झुकना पड़ा और ये मांगे माननी पड़ी थी, और 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर देश का पहला राज्य बनकर के अस्तित्व में आया था, वो था दोस्तों आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे ले चलते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्या कहता है? प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये भाषण कब और कहां दिया गया था? या फिर यूं कहें कि भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो प्रसिद्ध भाषण है, किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया? तो किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण है, या फिर इसको भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट, दोनों बातें मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप दे ही देंगे। ये जो भाषण दिया गया था दोस्तों 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा के विशेष सत्र का संबोधन करते हुए भाषण दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो आई होप ये प्रश्न का जवाब पहले से आपके पास में था, तो इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अगले प्रश्न पर ले चलता हूं, प्रश्न अच्छा है, आप सभी के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 10 को फटाफट से पढ़िए और इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। स्वतंत्र भारत के समक्ष मुख्य रूप से कौन सी तात्कालिक चुनौती थी? तात्कालिक चुनौती क्या थी दोस्तों, ये आपको बताना है स्वतंत्र भारत के समक्ष। वैसे तो इस प्रश्न का जवाब भी ऑलरेडी हम दे चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब कहीं ना कहीं होगा दोस्तों देश की जो क्षेत्रीय अखंडता है, राष्ट्र निर्माण की जो बात है दोस्तों, इस क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखना एक बहुत ही बड़ी चुनौती हमारे सामने बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे लेके चलें, तो प्रश्न है कि भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, या भारत का संविधान कब से अमल में आया? किसी भी तरीके से प्रश्न बनता है तो प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, ये आपसे पूछना चाह रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब कोई आई होप आपको दिक्कत नहीं आएगी इस प्रश्न का जवाब देने में, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारत का संविधान क्या हुआ था दोस्तों? लागू हुआ था, और भारत ने अपना प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया था, प्रथम
जो गणतंत्र दिवस है दोस्तों, ये प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। प्रथम गणतंत्र दिवस, भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था दोस्तों 26 जनवरी 1950। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो भारत है दोस्तों, ये भारत एक गण राज्य बन गया था। तो भारत गणराज्य बना था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और ये जो प्रथम गणतंत्र दिवस है दोस्तों, ये बनाया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर मनाया जाता है, याद रखिएगा। और नई दिल्ली में भी जो प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था दोस्तों, ये इरविन स्टेडियम में बनाया गया था। इरविन स्टेडियम में, ठीक है। इरविन स्टेडियम था, इस इरविन स्टेडियम जिसका वर्तमान में नाम है दोस्तों मेजर ध्यानचंद, है ना। ध्यानचंद जो स्टेडियम है, इसी ध्यानचंद स्टेडियम को पहले नाम दिया गया था इरविन स्टेडियम, बाद में इसका नाम बदल दिया गया और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया है। वैसे वर्तमान में, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में गणतंत्र जो दिवस है दोस्तों, ये दिल्ली के अंदर ही मनाया जाता है। और ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कर्तव्य पथ के ऊपर। तो वर्तमान में ये कर्तव्य पथ पे मनाया जाता है, जिसको पहले नाम दिया गया था राजपथ, जिसका नाम बदल दिया गया 2023 में, कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो कर्तव्य पथ पे बनाया गया। और अभी 2024 के अंदर जो मनाया गया है दोस्तों, ये 2024 में जो मनाया गया, ये भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह था। और इस 2024 गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर जो मुख्य अतिथि हमारे बीच में आए हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। आई होप सभी को पता होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रो। फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रो यहाँ पे आए थे जो मुख्य अतिथि के तौर पे। जबकि जो प्रथम गणतंत्र दिवस हुआ था दोस्तों, इसके अंदर जो मुख्य अतिथि थे प्रथम में, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, बेसिक जानकारी है। मुख्य अतिथि जो थे ये दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो। तो सुकर्णो यहाँ पे रहे थे इंडोनेशिया के। प्रथम गणतंत्र दिवस जो समारोह था, इसके मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के सुकर्णो, जबकि 75वां 2024 में जो बनाया गया उसके जो मुख्य अतिथि है इमेनुअल मैक्रो थे दोस्तों। क्लियर। तो आई होप ये सभी बेसिक जानकारियां भी आपको मिल चुकी होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया था। ब्रिटिश जो इंडिया था दोस्तों, इसको कितने भागों में बांटा गया था। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसे दो भागों में बांटा गया था ब्रिटिश भारत को। और ब्रिटिश इंडिया को एक तो बना था भारत और एक बना था पाकिस्तान। तो इस तरीके से दो भागों में इसको डिवाइड किया गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या अभिप्राय है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से आप क्या समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन बोले तो विलय पत्र से आप क्या समझते हैं। विलय पत्र की बात कर रहा है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब होता है विलय पत्र, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो रजवाड़े हैं, रियासतें हैं, इनके शासकों ने भारतीय संघ में विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। और इसी सहमति पत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। विलय पत्र कह दीजिए, सहमति पत्र को ही हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। भारत में विलय होने का जो पत्र था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ ले चलते हैं आपको। अगला प्रश्न हमारे बीच में आता है स्क्रीन पे। प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर सर्वप्रथम चुनाव हुए थे। और भारत के उस राज्य का नाम आपको बताना है, तो फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। उस राज्य का नाम क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। उस राज्य का नाम क्या है ये आपको बताना है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। भारत के किस राज्य में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर सर्वप्रथम चुनाव हुए।
तो इस प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में कुछ दोस्त लोग बड़ा ही प्यारा जवाब दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों मणिपुर राज्य। तो मणिपुर राज्य प्रथम राज्य है दोस्तों जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कर रहा है दोस्तों, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनाव हुए थे ये होते हैं दोस्तों मणिपुर के अंदर। ठीक है ना, मणिपुर में। और इसके लिए जो आयु बताई गई थी दोस्तों, ये आयु रखी गई थी 21 वर्ष की, 21 वर्ष। ठीक है, जिसे वर्तमान में कर दिया गया है दोस्तों 18 वर्ष। और ये 18 वर्ष किया गया था एक संशोधन के तहत, और ये संशोधन था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाता की जो आयु है दोस्तों ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और ये मणिपुर राज्य पहला राज्य था भारत का जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए गए थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे ले चलते हैं। प्रश्न आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात कर रहा है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की थी हमने, तो आयोग स्थापित हुआ 1953 में, लेकिन प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया। फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो दोस्तों ध्यान दे लें, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है यह अधिनियम लाया गया था साल 1956 में। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, और इस अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य, इसी अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी दोस्तों। 6 यूटीज भारत में बनाई गई थी सबसे पहले 1956 के इस पुनर्गठन अधिनियम के तहत। क्लियर, इस चीज को जरूर आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर, ओके, ये तो वही प्रश्न हो गया कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने, तो ये मैंने जवाब दे दिया है आपको, 14 राज्य और 6 यहां पर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना भी मैं बता चुका हूं आपको, दिसंबर 1952 में ये घोषणा कर दी गई। 1 अक्टूबर 1953 को राज्य अस्तित्व में आ गया। प्रश्न है कि साल 2000 में किन किन राज्यों का निर्माण हुआ। साल 2000 की बात कर रहा है दोस्तों। साल 2000 में भारत में 3 राज्य बने थे, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल, जिसका वर्तमान में नाम उत्तराखंड है दोस्तों। 3 राज्य यहाँ पर बनते हैं। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर साल 2000 को 3 राज्य अस्तित्व में आए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आई होप बहुत ही अच्छे से आप कर देंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रश्न है सुमेलित करना है दोस्तों, आपको सुमेलित करना है। एक तरफ भारतीय राज्य है, दूसरी तरफ भारतीय संघ में जो विलय की जो विधि है उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय राज्य, उल्टा लिख दिया थोड़ा, ये भारतीय राज्य इधर है, राज्य इधर है, और संघ में विलय की विधि इधर है दोस्तों। तो ध्यान दे ले, सबसे पहला है विलय समझौता। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किस राज्य में लाया गया। तो हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया था मणिपुर में। सैनिक कार्रवाई ऑपरेशन पोलो जो चला था दोस्तों, ये चलाया गया था हैदराबाद में। और जनमत जो संग्रह है दोस्तों, ये जनमत संग्रह हुआ था जूनागढ़ में। तो इस तरीके से आप इनको सुमेलित कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मणिपुर में लाया जा रहा है, सैनिक कार्रवाई हैदराबाद में की जा रही है, और जनमत संग्रह जो है दोस्तों वो जूनागढ़ में हुआ था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आप आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मेघालय का निर्माण कब हुआ। तो मेघालय राज्य कब बना है, ये हमारा प्रश्न है। तो मेघालय जो राज्य बना दोस्तों, इस साल 1972 में मेघालय राज्य अस्तित्व में आता है। अगला प्रश्न है कि ऐसे 2 देसी रजवाड़ों के नाम बताने हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारत के साथ विलय करने का विरोध किया था। सिर्फ 2 रजवाड़े की बात कर रहा है। तो 2 रजवाड़ों में एक रजवाड़ा था दोस्तों हैदराबाद और एक था कश्मीर। राजा हरि सिंह भारत में नहीं चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने दोस्तों जाते जाते विभाजन की जो त्रासदी है भारत में बोई, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चाहे तो भारत में रहें, चाहे तो पाकिस्तान, या फिर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए। और बस यही कहानी यहाँ पे होती है। हैदराबाद भारत के साथ नहीं आना चाहता, कश्मीर जो है ना तो भारत ना ही पाकिस्तान के साथ आना चाहता, और ऐसे में यहाँ पर विरोध की स्थितियां बनती हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने मुख्यतः दो कौन सी चुनौतियां थी? उन चुनौतियों की बात करना चाहता है जो भारत के सामने आती हैं। तो इन दो चुनौतियों में बात करें दोस्तों, दो मुख्य जो चुनौतियां थी उसमें सबसे पहली चुनौती थी क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखने की दोस्तों। क्योंकि भारत जो है दोस्तों, भारत के अंदर अगर बात करें दोस्तों, भारत अपने आकार के कारण, इतना बड़ा इसका आकार है, साथ ही यहाँ पर ढेर सारी विविधताएं जो पाई जाती हैं, इन विविधताओं के कारण किसी महादेश से कम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति संस्कृति के लोग रहते हैं। तो ऐसे में क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखना एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। वहीं दूसरी प्रमुख जो चुनौती आती है दोस्तों, वो थी लोकतंत्र को कायम रखने की दोस्तों। लोकतंत्र को कायम रखना भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें देश को लोकतांत्रिक जो सरकार है, इस सरकार की स्थापना करने के साथ साथ संविधान के अनुकूल लोकतांत्रिक व्यवहार करना था, साथ ही बर्ताव करना था दोस्तों। ये व्यवस्थाएं करना भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने देखने को मिल रही थी। तो क्षेत्रीय अखंडता और लोकतंत्र को कायम करने की जो चुनौती है, मुख्य चुनौतियों में आती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुस्लिम जो लीग है, इस मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात क्यों की थी और इसका क्या परिणाम हुआ? मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात क्यों की गई थी? तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों। मुस्लिम लीग जो है, इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं होगा, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग से देश क्या बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, ये मांग मान भी ली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बना? ये प्रश्न है दोस्तों कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बना। तर्क सहित उत्तर आपको बताना है। तो बात करें, भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, किसके आधार पर हो रहा है? भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। लेकिन 1951 में भारत में 12% मुसलमान, फिर भी लोकतांत्रिक भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, इन सभी के साथ में समानता का व्यवहार किया गया है। और इस प्रकार भारत क्या बन गया दोस्तों? एक सेक्युलर स्टेट बना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंजाब और बंगाल का बंटवारा, पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा है, बंटवारा करने का क्या आधार सुनिश्चित किया गया था? तो पंजाब और बंगाल का जो आधार है दोस्तों, उसके लिए ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत जो हैं पंजाब और बंगाल, इनको अनेक हिस्से बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले थे। इसीलिए निर्णय हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी क्या होना चाहिए, धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर बंटवारा होना चाहिए। और इसी आधार पर इनको बांट दिया गया, धार्मिक आधारों पर, जिसमें जिले और उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन या फिर कहें तो एक राष्ट्र को दो टुकड़ों, भारत और पाकिस्तान में बंटने से संबंधित किन्हीं दो परिणामों पर प्रकाश आपको डालना है। इसके क्या परिणाम सामने निकल के आए? तो दोस्तों 1947 में इस बंटवारे की बात करें तो इस बंटवारे से जो परिणाम हमारे सामने आते हैं, उस परिणामों में सबसे बड़ा एक कारण यहाँ पे आता है दोस्तों कि जैसे ही विभाजन हुआ, ऐसे में आबादी का स्थानांतरण होना शुरू हुआ। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में मुसलमान जाने लगे, हिंदू बहुल्य क्षेत्रों में हिंदुओं को यहाँ पे विस्थापित होना पड़ा, अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा था दोस्तों। लगभग 80 लाख लोगों को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाने के लिए विवश कर दिया गया था। और यह जो स्थानांतरण है आकस्मिक था, अनियोजित था, और सबसे बड़ी बात मारकाट के साथ में चला था, त्रासदीपूर्ण रहा था दोस्तों। ठीक है। दूसरी बात, हिंसक यहाँ पे क्या होते हैं, अलगाववाद यहाँ पे जन्म लेता है। क्योंकि विभाजन में सिर्फ संपत्ति, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं, बल्कि विभाजन से दो समुदाय जब पड़ोसियों की तरह रहते थे, उसमें हिंसक अलगाववाद व्याप्त हो चुका था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को क्या कर रहे हैं दोस्तों, बेरहमी से मारा जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ढेर सारे यहाँ पर परिणाम देखने को मिलते हैं, ढेर सारी समस्याएं यहाँ पर आती हैं राष्ट्र विभाजन के दौरान। राष्ट्र निर्माण के समक्ष इतनी सारी चुनौतियां आप सभी देख पाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, जिससे ढेर सारे प्रश्न आपके बीच में हम लेके आए हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से बने रहिएगा क्लास के साथ में। आने वाली क्लास में हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रिविजन विद क्वेश्चंस। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुभ रात्रि।